मॉडर्न स्टडी सेंटर काशीपुर समस्तीपुर के राष्ट्रभाषा वर्ग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हम बिहार बोर्ड की 12वीं कक्षा के राष्ट्रभाषा वर्ग में उपस्थित हैं। आज दिगंत भाग 2 के गद्य खंड का संपूर्ण क्रांति पाठ के प्रथम व्याख्यान पर बात करेंगे। हर एक पाठ को 2 खंडों में बांटा गया है, प्रथम व्याख्यान और दूसरा व्याख्यान। प्रथम व्याख्यान में मेरा प्रयास रहता है कि लेखक परिचय, पाठ का सारांश और व्याख्या पंक्तियों पर विचार किया जाए, और फिर दूसरे व्याख्यान में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और फिर दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों पर विचार किया जाए। तो चलिए आज हम प्रथम व्याख्यान शुरू कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक का नाम जयप्रकाश नारायण। ये जितने बड़े साहित्यकार हुए उससे बहुत अधिक बड़े राजनेता हुए। इनका राजनीतिक जीवन बड़ा ही समृद्ध, सुसंस्कृत, शिष्ट, शालीन रहा है। आज हम शुरू कर रहे हैं जयप्रकाश बाबू के जीवन वृत्त पर। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ और निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा। वह सिताब दियारा बिहार के ही भाग में पड़ता है। वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र मान लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। बचपन में इनके पुकार का नाम बाउल था। आज जयप्रकाश बाबू लोकनायक और जेपी के नाम से भी प्रसिद्ध हो। इन्हें लोग लोकनायक भी कहते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, उसी तरह जयप्रकाश बाबू को लोकनायक भी कहा जाता है। जेपी के नाम से भी इन्हें प्रसिद्धि मिली है। इनके माता पिता का नाम फूल रानी और हर्षु दयाल। माता पिता के तरह ही इनकी पत्नी भी काफ़ी लोकप्रिय हुई और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती। इनके राजनीतिक जीवन पर जब हम विचार करते हैं तो सन 1929 से इनका राजनीतिक जीवन आरंभ होता है। वे 29 में कांग्रेस में शामिल होते हैं और फिर 1932 में अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल जाने का क्रम इनका शुरू हो जाता है। 1932 में जाते हैं। 39 और 43 में भी ये जेल यात्रा करते हैं और फिर देश जब आज़ाद हो जाता है तो 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान करते हैं। 1954 में विनोबा जी के सर्वोदय आंदोलन में भी ये सक्रिय भाग लेते हैं और फिर 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इनकी रचनाओं पर जब हम विचार करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त जनमुक्ति इनके भाषणों का संकलन है। पटना में पूरे भाषण, पटना के गांधी मैदान में जो इन्होंने भाषण दिया, पूरे भाषण को जनमुक्ति नाम से प्रकाशित किया गया, तो वह भी इनकी रचना ही मानी जाएगी। और इन्हें सन 1965 में मैग्सेसे सम्मान समाज सेवा के लिए और फिर 1998 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। अब हम
इस पाठ के सारांश पर विचार करते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में लेखक ने अपना भाषण आरंभ किया। यह वास्तव में 1974 में गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया उसी का एक अंश है। यह आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्तुत पाठ में 5 जून 1974 ईस्वी के पटना के गांधी मैदान में दिए गए लोकनायक जयप्रकाश के संपूर्ण क्रांति वाले भाषण का एक अंश यह पाठ है। इस भाषण के आरंभ में ही लेखक को रेणु की याद आती है, बेनीपुरी की याद आती है, दिनकर की याद आती है। जयप्रकाश बाबू वेल्लोर में थे, वहीं पर दिनकर से भी भेंट होती है। दिनकर उन्हें कविता सुनाते हैं। उन्हें एक टीस के रूप में एहसास होता है कि जो दिनकर कविता ओजस्वी सुनाने का काम करते थे, ओज और पौरुष से भरी कविता सुनाते थे, वही दिनकर अब इस संसार में नहीं रहे। इस बात की टीस है क्योंकि आंदोलन को स्वर देने का काम एक सफल साहित्यकार करता है। इस दिशा में रेणु बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने आंदोलन को स्वर दिया। रामवृक्ष बेनीपुरी बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने आंदोलन को स्वर देने का काम किया। इसी तरह दिनकर भी क्रांति पुरुष बनकर गुलामी काल में भी और आज़ादी काल में भी उन्होंने देश को दिशा देने का काम किया। इस याद से पाठ आरंभ होता है। जयप्रकाश बाबू ने साफ तौर पर कहा है कि क्रांति कुर्बानी खोजती है, चाहे वह क्रांति अंग्रेजी काल की क्रांति हो या वह क्रांति स्वतंत्रता के बाद की क्रांति हो। क्रांति में हमेशा कुर्बानी की आवश्यकता होती है। क्रांति करने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि क्रांति करने के बाद परिणाम क्या होगा। वे तो क्रांति के अग्रदूत बनकर आगे बढ़ते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, भुगतने के लिए लोग तैयार होकर क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जयप्रकाश बाबू ने साफ साफ देश के नवयुवकों को कहा कि क्रांति से घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि हमें जेल हो जाएगा, ये मत सोचिए कि हमें फांसी हो जाएगी, ये मत सोचिए कि इसका कितना कुपरिणाम हमें भोगना पड़ेगा। जो भी परिस्थितियां होंगी उसे हम झेल कर क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। अब जयप्रकाश बाबू ने दिनकर के निधन की भी चर्चा की है। दिनकर जी जिन दिनों जयप्रकाश बाबू वेल्लोर में ईश्वर अय्यर के यहाँ टिके हुए थे, उन्हीं दिनों दिनकर भी इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका जी के यहाँ टिके हुए थे, मद्रास में ही, अर्थात वेल्लोर में ही। वेल्लोर में ही वे भी टिके हुए थे। दिन में भेंट हुई, रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा, बड़ा तेज दौरा पड़ा। सिर्फ 3 मिनट में उनके घर से ब्लिंगडन नर्सिंग होम पहुंचाया गया। वहां के डॉक्टर एकदम तैयार थे। वहां के डॉक्टर उनके ऑपरेशन के लिए तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए हमारे देश का कि दिनकर पहुंचते पहुंचते स्वर्ग सिधार गए, बच नहीं पाए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि दिनकर जैसे महाकवि, दिनकर जैसे क्रांति कवि हमारे बीच रह नहीं सके। ये दिनकर के संदर्भ में लेखक का विचार कि दिनकर नरसिंह होम पहुंचते पहुंचते स्वर्ग सिधार गए। अब फिर लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मुझे किसी आंदोलन का नेतृत्व करने का शौक नहीं है, मुझे किसी आंदोलन में भाग लेने
के लिए ऐसी कोई उत्सुकता तो नहीं है। उम्र भी अधिक हो गई है, शरीर ढीला पड़ गया है, अब मैं नेतृत्व नहीं करना चाहता हूं। लेकिन छात्र नौजवानों के दबाव में ये नेतृत्व तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन नेतृत्व स्वीकार करने के लिए वो शर्त रखते हैं कि मैं नेतृत्व स्वीकार करूंगा इस शर्त पर कि यदि क्रांति में, आंदोलन में कोई विचार विमर्श की जरूरत है तो हम सबों से विचार विमर्श लेंगे, सबों की बात सुनेंगे, सबों का आदर करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा। उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन के आधार पर आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह पिछलगुए का काम है। मैं पिछलगुआ बनकर नेतृत्व, किसी दूसरे के इशारे पर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जब भी नेतृत्व करूंगा तो अपने ढंग का होगा, जिस प्रकार सेना में कैप्टन नेतृत्व करता है उसी तरह मैं भी आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। उन्होंने अपने बचपन की कहानी को, अर्थात छात्र जीवन की कहानी को इसमें जोड़ने का काम किया है, अपनी बात बताने का काम किया है, छात्र नौजवानों को समझाने का काम किया है कि संघर्ष कितना करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके लिए उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह तो जरा देखिए। उन्होंने अपने छात्र जीवन का उल्लेख किया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वह कोई साधारण छात्र नहीं थे, अपने समय में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र थे। पटना साइंस कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, वहां उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद बहुत दिनों तक गांधी जी से प्रभावित होकर पढ़ाई से नाता तोड़े रखा, लेकिन बाद में लगा कि ये तो काम गलत है। अंग्रेजी स्कूल में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई तो करेंगे। उन्होंने पढ़ाई की बात सोची। एक बार मन किया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हुए, वहां पर नाम लिखा लें। मदन मोहन मालवीय से जेपी बड़े प्रभावित थे, बड़ा आदर करते थे, वहां पर वे नाम लिखाना चाहते थे, लेकिन फिर मन उचट गया यह सोचकर कि उस विश्वविद्यालय को भी तो अंग्रेज से अनुदान मिलता है, वह विश्वविद्यालय भी तो अंग्रेजी इशारे पर चलता है, नाम नहीं लिखाया। बाद में उन्होंने देवघर हिंदी विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास कर ली। परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने सहारा लिया राजेंद्र बाबू के, जो उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति थे। देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के सचिव मथुरा बाबू और उन्हीं के दामाद के पास एक प्रयोगशाला था। उसी प्रयोगशाला में इन्होंने आईएससी की तैयारी की और फिर देवघर हिंदी विद्यापीठ से उन्होंने आईएससी की परीक्षा पास कर ली। ये बिल्कुल सामान्य परिवार के थे, बहुत अमीर परिवार के नहीं थे, लेकिन उत्साह इनका बहुत बढ़ा हुआ था। उन्हीं दिनों अमेरिका में नाम लिखाने का एक जुनून सवार हो गया। मन में बड़ा उत्साह जगा कि अमेरिका में पढ़ाई करें, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई करने का कहीं कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में कभी मन उत्साहित होता था और कभी मन शांत हो जाता था, लेकिन एक सज्जन के सहयोग से इनके जाने का प्रबंध हो गया। अमेरिका में नाम भी लिखा लिया, लेकिन अब वहां रहें कैसे? नाम तो लिखा लिया, रहने का कोई बंदोबस्त नहीं। संघर्ष शुरू कर दिया। एक ही कमरे में 3-4 लड़के रहते थे, एक बिछावन पर
दो दो लड़के सोते थे। इस तरह बड़ा कष्टमय जीवन इनका अमेरिका का प्रथम वर्ष का रहा। भोजन के लिए वे कभी होटलों में काम कर लेते थे वगैरह का, कभी शू पार्लर में जूता साफ करने का काम करते थे, कभी कभी तो शौचालय में भी काम करने की नौबत, शौचालय साफ करने की भी नौबत आ गई। जब उन्होंने परीक्षा पास कर ली, बढ़िया अंक इन्हें प्राप्त हो गया, फिर उन्हें छात्रवृत्ति मिलने लगी, तब जीवन इनका सामान्य हो गया अमेरिका में। और फिर वे वहां कम्युनिस्ट से बहुत अधिक प्रभावित हो गए, बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट से प्रभावित हुए। एक दर्जी के यहाँ, रशियन दर्जी था, उसके यहाँ कम्युनिस्ट के विचार का आदान प्रदान होता था, क्लास लगता था। लेकिन 1929 तक वे हिंदुस्तान के कांग्रेस में सक्रिय भाग लेने लगे। एक बात उठती है कि जो व्यक्ति अमेरिका में कम्युनिस्ट का इतना बड़ा समर्थक रहा, जो कम्युनिस्ट रहा, वह आखिर कौन सी बात हो गई जिसके चलते हिंदुस्तान में कांग्रेस में शामिल हो गया। इसका उन्होंने बिल्कुल साफ साफ स्पष्टीकरण दिया है कि कम्युनिस्ट वाले ही सिखाते हैं कि देश यदि गुलाम हो तो वैसी परिस्थिति में व्यक्ति का पहला धर्म बनता है कि आजादी के लिए जो दल, जो संगठन अग्रणी होता है, उसकी सहायता करें। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की अग्रणी भूमिका थी। इसलिए जयप्रकाश बाबू अमेरिका में कम्युनिस्ट होने के बाद भी हिंदुस्तान में कांग्रेस में शामिल हो गए। एक दो बार नहीं, 3 बार इन्हें जेल जाना पड़ा, जेल की यात्रा करनी पड़ी, लेकिन घबराए नहीं और तब देश आजाद हुआ। बड़े यत्न से, बड़ी कुर्बानी से देश आजाद हुआ, लेकिन वह आजाद देश अपनी आजादी को कायम रखने में सक्षम नहीं हुआ। वह आजाद देश अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में डूब गया। चारों ओर घूस घोटाले की संस्कृति का विकास होने लगा। कहीं बिना घूस का कोई काम नहीं, नीचे से ऊपर तक सबके सब घोटाले में डूबे नजर आए। इन्हें बड़ी पीड़ा पहुंची कि जिस देश को हमने आजाद कराया, इतना संघर्ष कर, इतना कष्ट भोग कर, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के क्रम में पता नहीं कितना कितना कष्ट झेला, वही देश इस तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जहां हर कदम कदम पर अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार सब कुछ दिखाई पड़ता है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं। ऐसी परिस्थिति में लोग ऊब कर आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश बाबू ने छात्र नौजवानों को पटना के गांधी मैदान में आमंत्रित किया। वे आने लगे। रास्ते में पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ उसे रोकने का काम किया, उन पर लाठियां चलाई, उन्हें जेल में बंद किया गया, तरह तरह से प्रताड़ित किया। ऐसी परिस्थिति में जयप्रकाश बाबू ने उन्हें बड़े उत्साह के साथ हौसला बढ़ाने का काम किया, उन्हें उत्साहित किया, प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। स्थिति विषम होते हुए देखकर कुछ नेताओं ने जयप्रकाश बाबू को यह परामर्श देना शुरू किया कि आप प्रजातांत्रिक मर्यादा को समझें, लोगों को समझावें कि प्रजातंत्र में आंदोलन का रूप स्वरूप क्या होता है। जयप्रकाश बाबू ने मुस्कुराते हुए लेकिन गुस्से में भी उन सारे नेताओं को कहा कि मैंने देश विदेश में पढ़ा है, प्रजातंत्र क्या होता है मैं आपसे कम नहीं समझता हूं,
प्रजातंत्र में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझदारी मुझे है। आप मुझे इसके लिए समझावे नहीं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। प्रजातंत्र में कैसे क्या करना है, इसकी समझदारी मुझे है। और इसी क्रम में उन्होंने यह भी कहा कि आज की सरकार एकदम क्रूर हो गई है। तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जयप्रकाश बाबू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस के नेताओं से मेरा कोई नया नहीं पुराना विरोध है। मुझे बापू से भी विरोध था, जवाहरलाल नेहरू से भी विरोध था और इंदिरा गांधी से भी विरोध है, लेकिन दोनों के विरोध में अंतर है। बापू और नेहरू का विरोध अलग किस्म का था और इंदिरा जी का विरोध अलग किस्म का है। बापू प्रेम से जब कोई बात होती थी, विरोध होता था, तो निकट बुलाकर समझाने का प्रयास करते थे, तर्क देकर समझाने का प्रयास करते थे। जयप्रकाश बाबू भी अपना तर्क देते थे। यदि बापू को सही लगता था तो इनके तर्क को मान लेते थे, या फिर जयप्रकाश बाबू बापू के तर्क को मान लेते थे, या फिर समझाने बुझाने का वार्ता विमर्श का क्रम चलता रहता था, विरोध भी चलता रहता था। नेहरू जी के साथ भी ऐसा ही था। नेहरू जी के साथ विरोध था, खासकर विदेश नीति पर। उस विदेश नीति का परिणाम हुआ कि नेहरू जी को जयप्रकाश बाबू ने चीन की विदेश नीति पर सतर्क करने का तो काम किया, लेकिन नेहरू जी ने माना नहीं। परिणाम धोखा खाया, चीन का आक्रमण हुआ और उसी सदमे से नेहरू जी का प्राणांत हो गया। इस तरह नेहरू इन्हें बिल्कुल अपने जैसा मानते थे, अपने भाई के तरह मानते थे। विरोध रहने के बाद भी मुद्दे पर विचार विमर्श करते थे। इस तरह बापू और नेहरू का जो विरोध था, वह विरोध तो था, लेकिन उस विरोध में विचार विमर्श का अवसर था। इंदिरा गांधी के विरोध में ऐसा कोई अवसर नहीं, वह तानाशाह के तरह काम करती रही। विरोध के लिए कोई विचार विमर्श नहीं किया। इस तरह नेहरू और बापू के विरोध और इंदिरा गांधी के विरोध में बड़ा अंतर है। जयप्रकाश बाबू प्रजातंत्र को एक नए रूप में देखना चाहते थे। प्रजातंत्र में सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। ठीक है, कोई बेजाय नहीं है, लेकिन जयप्रकाश बाबू का मानना है कि यह जो चुनाव है, जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है प्रतिनिधियों का, वह गलत सलत आज के दौर में हो। भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारों का मूल वही है, क्योंकि चुनाव में चंदा एकत्रित किए जाते हैं, जिससे चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसमें भ्रष्टाचार। फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर गलत ढंग से, जाति धर्म संप्रदाय का तात्पर्य हुआ गलत ढंग से प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। अयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव हो जाता है। जनता चाहती है किसी को और चुन लिया जाता है कोई और ही। परिणाम है कि गलत व्यक्ति के चुनाव के कारण सरकार गलत हो जाती है। इसके विकल्प के लिए उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रजातंत्र की स्थापना करें जिससे सरकार के खजाने पर कोई असर भी न पड़े, अर्थात कोई खर्च ना हो और सही व्यक्ति का चुनाव भी हो जाए। इसके लिए उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना की बात की कि हमारे देश में दल विहीन प्रजातंत्र की स्थापना हो, अर्थात देश के प्रत्येक पंचायत में ग्राम सभा हो और उस ग्राम सभा में प्रतिनिधि चुना जाए
और वही प्रतिनिधि आगे चलकर लगातार प्रतिनिधियों का चुनाव करते रहे और देश को जितने प्रतिनिधि की ज़रूरत है उतने प्रतिनिधि का चुनाव करे, उसमें निष्पक्ष चुनाव भी होगा और खर्च भी नहीं होगा। इस तरह समाजवादी चिंतन, साम्यवादी चिंतन का भी यही मानना है। जो ये दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसा ही मत साम्यवादी या समाजवादी चिंतकों का भी मत है। और फिर वे ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमारे देश में यह जो क्रांति है वह क्रांति सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं है। यह क्रांति सिर्फ राजनीतिक क्रांति नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का मतलब सारे नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में हम क्रांति लाने का काम करें। अतः वे देश के नवयुवकों से यह कहते हैं कि आप पूरे देश में एक पूर्ण परिवर्तन कर लीजिए और यह परिवर्तन ही संपूर्ण क्रांति है। और यह क्रांति तब तक चलती रहे जब तक कि पूरे देश में परिवर्तन न हो जाए। इस तरह आपने इसका सारांश जाना। अब हम अर्थलेखन पर बात करते हैं, अर्थात व्याख्या पर बात करते हैं। यहां पर देखें, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं। ये संपूर्ण क्रांति पाठ की ही पंक्ति है। साफ तौर पर इस पाठ के अंतर्गत व्याख्या की पंक्ति है तो इस पाठ की पंक्ति है। और इसके लेखक जयप्रकाश बाबू होंगे। व्याख्या लिखने का ढंग आप यहां देख रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले नागरिकों पर अत्याचार करने वाले को डेमोक्रेसी का दुश्मन बताया गया है। प्रजातंत्र का दुश्मन है जो शांतिपूर्ण आंदोलन का विरोध करते हैं। प्रजातंत्र जब है तो स्वाभाविक रूप से उसमें आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का नागरिकों को मौलिक अधिकार होता है। यदि कोई उस मौलिक अधिकार का हनन करता, विरोध करता, उसका दुश्मन है, तो वह सिर्फ एक का दुश्मन नहीं है, पूरे देश का दुश्मन है, पूरी व्यवस्था का दुश्मन है, वह मानव मात्र का दुश्मन है। इस तरह आपने देख लिया कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंच लाने वालों को समाज का दुश्मन बताने का प्रयास किया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर एक नागरिकों का अधिकार है। उस पर कोई रोक यदि लगाता है तो वैसी स्थिति में वह देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, मानव का दुश्मन है। यही बात तो बताने का प्रयास किया है कि प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, रखने दिया जाए। अब इसके बाद दूसरा हम देख रहे हैं, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। इसको भी उसी के तर्ज पर लिखने का अभ्यास करना है। ध्यान रहे कि व्याख्या आप लिखने का अभ्यास करें। बोलने के नाम पर तो बोल दिया जाता है, लेकिन यदि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है तो वैसी परिस्थिति में आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। जिस ढंग से
कि यह पंक्ति कहाँ की है, इसके लेखक कौन हैं, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारी बात स्पष्ट होनी चाहिए। आप यदि कम में लिखते हैं तो बहुत बढ़िया, ज़्यादा में भी लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में, बहुत कसी हुई भाषा में कह दी गई है। इतनी कसी हुई भाषा का प्रयोग आप नहीं कर पाते हैं तो कोई हर्ज नहीं, चित्राई हुई भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप छात्र हैं, लेकिन उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम, इस सब का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही इसमें लेखक क्या कहना चाहता है यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है। इसे को किसने कहा, तो जयप्रकाश बाबू ने कहा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति पाठ तो अपने आप में भाषण का अंश है, सारी पंक्तियाँ उनकी है और यह पाठ संपूर्ण क्रांति है। तो आप यहाँ देख रहे हैं प्रस्तुत गद्यांश संपूर्ण क्रांति पाठ से उद्धृत है, जिसमें जयप्रकाश बाबू ने, लेखक ने, अपने क्रांति मूलक सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन्हें किसी व्यक्ति से मतभेद नहीं था, बल्कि सिद्धांत या कार्यनीति से विभेद था। इस प्रकार वे नीतिगत विरोध करते हैं। ऐसी पंक्तियों से आज के राजनेताओं को सीख लेने की जरूरत है, आज के नागरिकों को भी सीख लेने की जरूरत है कि हमें किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सैद्धांतिक विरोध होना चाहिए। सैद्धांतिक विरोध करके हम समाज में, देश में एक नई नीति का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्तिगत विरोध करने से तो आपसी कटुता बढ़ती है। आपसी कटुता बढ़ाना हमारा कर्तव्य नहीं है, हम नीतिगत विरोध करें। इस तरह ये पाठ आपका पूरा हो गया। इसमें आपने देख लिया कि लेखक परिचय, पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या कर दी गई है। धन्यवाद।